थोड़ी देर में शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं विशाल शर्मा आज आपके सामने विस्थापित कब तक के इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हुआ हूँ। जम्मू कश्मीर एक्सेशन फ्रंट के इस जो आपकी श्रृंखला है, तो आज आपके सामने आने का एक मौजू भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मौजू है और आज का दिन हम लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट वर्ल्ड के लोगों के लिए। एक आज के दिन की तारीखी तौर पे, ऐतिहासिक तौर पे एक बहुत बड़ी ऐसा दिन है जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर स्टेट में हम सब लोगों का या भारत के अस्तित्व का जो है वजूद आया है। तो आज आप सबको मालूमात ही है कि जम्मू कश्मीर स्टेट का यानी जम्मू कश्मीर राज्य का महाराजा हरि सिंह जी ने जो है आज के दिन ही 26 अक्टूबर को 1947 में भारत में विलय किया था। और भारत में विलय के साथ ही ये भारत का एक प्रांत बना, ये रियासत ख़त्म होकर के भारत का प्रांत बन गया। तो आज के ही इस पुनीत पावन अवसर पे मैं आपके सामने अपने कुछ उस समय के ऐतिहासिक तथ्यों के, उस समय की ऐतिहासिक स्थितियों के संबंधित विषयों पर या तथ्यों पर आपके सामने अपनी बातें कुछ रखूँगा। और साथ ही साथ इस जम्मू कश्मीर राज्य का जो भारत में विलय हुआ है, ये एक तरीके से आपका आखिरी और अंतिम विलय है, जिसको लेकर के कई लोगों ने मतलब आज से हम देखें 70 साल से ऊपर ही हो गए और इस विलय को लेकर के भी आज भी संशय खड़े किए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि हम सबको इस बात की आज के दिन को लेकर के बहुत बड़ी खुशी है कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है भारत का अभिन्न अंग आज के दिन ही 26 अक्टूबर 1947 को बना। और 1947 को जिस तरीके से आपको सबको मालूम है कि भारत का विभाजन हुआ भारत की आज़ादी के साथ में, तो उस समय जितने भी आपके भारत के विभाजन के साथ साथ में जितनी भी उस समय रियासतें थी भारत में, सबको मालूमात है कि सभी रियासतों को ये कहा गया या तो आप भारत में आप अपना विलय कराएं या तो आप अपना विलय जो है पाकिस्तान में करें। तो लगभग 540 के लगभग रियासतों ने उस समय भारत को चुना और भारत में अपना विलय करवाया। कुछ एक रियासतें जो हैं कुछ एक समय के लिए रुक गई, या वहाँ के राजाओं ने या वहाँ के नवाबों ने उन चीज़ों को लेकर के निर्णय के असमंजस की स्थिति में रहे। तो उसमें थोड़ी सी स्थिति असमंजस की जम्मू कश्मीर राज्य को ये भी लेकर गई थी महाराजा जी के सामने कि पॉपुलेशन जो है आपकी मुस्लिम बहुल है और विभाजन के बाद की जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए शायद वो रुक गए थे। इस वजह से उन्होंने भारत में अपने विलय करने की जल्दबाजी नहीं की, वरना महाराजा हरि सिंह जी का तो पूरे तरीके से यही था कि वो भारत में अपने राज्य का विलय करा करके वहाँ की अपनी प्रजा की रक्षा करें पाकिस्तानियों के हाथों। और आप सब जानते हैं कि भारत का एकमात्र ऐसा देश रहा है जहाँ पर कभी भी किसी राजा ने अपनी प्रजा के धर्म को लेकर के, विशेषकर जो हमारे यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय का संबंध रखने वाला कोई भी राजवर्ग रहा या शासक वर्ग रहा, उसने कभी भी किसी भी प्रकार के किसी भी अपनी प्रजा के धर्म को लेकर के उनके ऊपर अत्याचार नहीं किए, ना ही उनके धर्म को बदलने का प्रयास किया। पर आप लोगों के सामने और हम सबके सामने इतिहास का एक कटु सत्य ये है कि भारत में जितने भी बाहर से आने वाले जितने भी आक्रमणकारी रहे और खास करके जिनका भारत के किसी भी धर्म से या परंपरा से कोई संबंध नहीं था, उन लोगों ने, उन शासकों ने अपने दौर में या अपने शासनकाल में रियासतों में ज़बरदस्ती लोगों के धर्मों को बदलने की कोशिश की। तो ये जो चीज़ें हैं हम देखें आपका, इन चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इन चीज़ों को अगर हम देखें कि भारत में धर्म परिवर्तन के द्वारा जनसंख्या को बदलने का दौर जो है हमने देखा, चाहे मुगलों का काल हो, चाहे वो सल्तनत के टाइम में हो, चाहे अफगानों के टाइम में हो, जो भी आया उसने धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की ताकि उसके धर्म के लोगों की संख्या अधिक होकर के वो सत्ता शासन आसानी से कर सके। पर आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में जब डोगरा शासन स्थापित हुआ, मैं थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को यहाँ पे दोहराना चाह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर रियासत कई छोटी रियासतों का एक हिस्सा था। ये एक ऐसी रियासत नहीं थी जिसको महाराजा हरि सिंह के पूर्वजों ने यानी महाराजा गुलाब सिंह ने जो है उसको खरीदा या बनाया, उसको उन्होंने खुद निर्माण किया अपनी सेना के द्वारा। खरीदना एक अलग विषय है, उस रियासत के उस हिस्से को बनाने में महाराजा हरि सिंह और डोगरा राजवंश का बहुत बड़ा एक भूमिका थी।
चाहे जम्मू के जितने भी रियासतें थीं, जम्मू इलाके में आने वाले छोटे छोटे जितने भी राजे रजवाड़े थे, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान का हो, यहाँ तक कि लद्दाख का जो हिस्सा, क्योंकि लद्दाख आप लोगों को याद हो, लद्दाख पे जम्मू कश्मीर के राजा ने जब वहाँ पर हमें डोगरा राजवंश ने वहाँ पर अपना राज स्थापित किया, तो उससे पहले जम्मू कश्मीर के राजा से पहले लद्दाख का राजा तिब्बत के लामा को यानी दलाई लामा को जो है आपका सालाना बख्शीश दिया करता था, यानी उसको कर के रूप में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आमद दिया करता था। पर यहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह ने या उनके बाद के राजाओं ने अपनी मेहनत से एक ऐसे कई रियासतों को, अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों को एक किया। और आप सबसे बड़ी बात देखें कि डोगरा शासन लगभग 150 साल रहा। डोगरा शासन से पहले 1820 में सिख आए, उनके तहत ही डोगराओं के साथ में जो है सिखा पाए। तो उन दोनों ने भी किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में, जो कि मुस्लिम बहुल था, खास करके कश्मीर का इलाका या हमारे पीओके जिसे हम आज कहते हैं, वो सारा का सारा इलाका आपका मुस्लिम बहुल था और हिंदुओं की तादाद जम्मू इलाके में ज़्यादा थी और कश्मीर में जो है कश्मीरी हिंदुओं के तौर पर कश्मीरी पंडित आबाद थे। बाकी ज़्यादातर इलाकों में मुसलमानों के शिया या सुन्नी दो ही फिरके जो हैं सबसे ज़्यादा तादाद में थे। और आप ये देखिए कि उस समय में भी जम्मू कश्मीर में चाहे सिख रहे हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर में आपका डोगरा शासन रहा, किसी ने भी किसी तरीके से किसी भी मुसलमान को हिंदू ना होने को कहा, ना सिख होने को कहा। तो आप ये देखिए कि डेमोक्रेटिक रूल्स जहाँ पे भी है, लोकतांत्रिक शासन होता है, ऐसी व्यवस्था में धर्म को तरजीह नहीं दी जाती है। और एक सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष राज्य का आपका स्वरूप जो है जम्मू कश्मीर के महाराजाओं ने उसको प्रदान किया डोगरा शासन के रूप में। और यही डोगरा शासन जो है आपका आगे चल करके उसने अपने उस धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखा। और उस समय आप देखें कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और धर्म के आधार पर विभाजन यही था कि पाकिस्तान बनाया जाए मुसलमानों के लिए, और जितने भी तमाम मुसलमान हैं आपके भारत के, वो जब सब के सब पाकिस्तान चले जाएं मुस्लिम बहुल इलाकों में, यानी भारत या हिंदू राष्ट्र बनेगा और पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। और आप ये देखिए कि इतने बड़े फैसले के बाद, भारत के बंटवारे के बाद, भारत के कई मुसलमान जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में थे, करोड़ों की तादाद में थे, पाकिस्तान के मुकाबले के बराबर की तादाद थी, वो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान बनने के बावजूद पाकिस्तान नहीं गए। उसी आपका सेकुलर फैब्रिक का एक बड़ा उदाहरण जम्मू कश्मीर था। और आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की स्थिति रही, वहाँ पे किसी भी तरीके से सोशल फैब्रिक को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे डोगरा शासन ने शुरू से ही ऐसी व्यवस्था दी थी कि जम्मू कश्मीर राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में उभरे। और आप ये सोचिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान आज क्लेम करता है कि हमारा हक बनता था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर तादाद जो थी मुसलमानों की उस दौर में 70 या 65% के आसपास में लगभग मुसलमानों की थी, तो हमारे यहाँ मिल जाए। पर वो लोग ये भूल जाते हैं पाकिस्तान वाले, अगर बेशक महाराजा पाकिस्तान में मिल जाते तो पाकिस्तान में आपको पता है कि माइनॉरिटीज़ का हशर हुआ क्या। आप सबके सामने रिजल्ट क्या है कि पाकिस्तान के इलाकों में रहने वाले हिंदू सिखों के साथ 1947 के बाद में, आज़ादी के बाद में क्या बरपा। और वही स्थिति आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में अगर विलय हो जाता या कबायलियों को, जिसे ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत पाकिस्तानी आर्मी ने अपने उस टाइम पर अगस्त और अक्टूबर में जो उन्होंने प्लान बनाया था, और अक्टूबर में आपको पता ही है कि 22 अक्टूबर को कबायली जितने अफरीदी थे नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर के, उन्होंने जो है कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के साथ एंट्री की। और जितने भी वहाँ पर आपके हिंदू या सिखों के इलाके थे, वहाँ ऐसी ज़बरदस्त कत्लो गारत की जिसका इतिहास आज लोग सबको जानते हैं, चाहे मुजफ्फराबाद का हत्याकांड हो, चाहे पूंछ हवेली का हो, चाहे भिम्बर का हो, मीरपुर का हो, कहीं पर भी आप देखें तो लाखों हजारों जो है हिंदू और सिखों को इन्होंने कत्ल कर दिया। तो आप ये चीज़ सोचिए कि उस सोशल फैब्रिक में उस राजा का क्या कर्तव्य बनता था। उसने कभी अपनी जीवन में कभी भी जीते जी किसी भी डोगरा शासक ने अपने यहाँ की बहुसंख्यक मुस्लिम प्रजा को खरोंच तक नहीं आने दी, ना खरोंच लगाई। और आप ये चीज़ सोचिए कि या उसकी प्रजा भी वही समान रूप में हिंदू और सिख थे, तो उनको भी उसे ध्यान रखना था और इनका भी ध्यान रखना था। और आपके लिए सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊं कि जितने भी वेस्टर्न पंजाब से रिफ्यूजी थे, खास करके रावलपिंडी और झेलम डिस्ट्रिक्ट के, चाहे शाहदारा डिस्ट्रिक्ट के, जो कश्मीर से लगती हुई सीमा जिनकी थी जम्मू कश्मीर राज्य से, वहाँ से हिंदू सिख रिफ्यूजी भी आकर के मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिम्बर आदि में आके रुके। और वहाँ पे रुके तो वहाँ के उन हिंदू सिखों की भी, अगर पाकिस्तान में जाता तो फिर से एक बार शामत आ जाती, जैसे तैसे तो अपनी जान बचा करके वो जो है जो रावलपिंडी के रास्ते सीधा जो है जम्मू कश्मीर स्टेट में आ गए। अगर वो इधर सियालकोट की तरफ जाते तो शायद जाते जाते में ही वो हो सकता है कि अटारी तक पहुंचते ही उनके परिवारों को सबको कत्ल कर दिया जाता। तो उस सोशल फैब्रिक को भी महाराजा ने उस समय बरकरार रखा।
और शुरुआती दौर में जम्मू कश्मीर में सियालकोट के लोगों की रिश्तेदारियां जम्मू के इलाके में थी। मीरपुर कोटली पुंछ वालों की रिश्तेदारियां जो पास में लगते हुए पंजाब के वेस्टर्न पंजाब के इलाके थे, उनमें खूब रिश्तेदारियां हुआ करती थी। कल्चरली भी लोग काफ़ी आपस में मिलते थे। और आप ये चीज़ सोचें कि महाराजा ने उस दौर में, जब भारत में 15 अगस्त 1947 में दोनों तरफ आग लगी हुई थी और मार्च के महीने से 23 मार्च से ही हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने का जब उस वक्त अंग्रेजों का एक फरमान आ गया और जिसको यहाँ के कांग्रेस सरकार ने और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया आपका, तो उस समय भी महाराजा ने अपने यहाँ पर किसी भी तरीके का तदुष्ट या दंगेआम नहीं हुआ। और उसके बाद स्थिति कब बिगड़ी जम्मू कश्मीर स्टेट में? तो जम्मू कश्मीर स्टेट में बिगाड़ी स्थिति पाकिस्तान ने जानबूझ करके, क्योंकि मुस्लिम बहुल होने की वजह से पाकिस्तान चाहता था कि हमारे बीच में मर्ज हो, जबकि ना तो पाकिस्तान कश्मीर की कभी जनता ने इस चीज़ को लेकर के, या जम्मू के लोगों ने, जो वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के और लोग रहते थे, क्योंकि जम्मू तो हालांकि जो है आपका हिंदू बहुल इलाका था, उन इलाकों में किसी तरीके का कोई एजिटेशन, इस तरीके का कोई आंदोलन नहीं चल पाया। और जब भारत में इस चीज़ को आपका विलय हुआ तो उस समय भी कश्मीर में किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं हो पाया। पर पाकिस्तान ने अपने मंसूबों को जो है आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तानी सेना का इस्तेमाल किया कबायलियों के रूप में। और पूरा इतिहास जानता है कि उस दौर में कश्मीर में किस तरीके का पाकिस्तानी कबायलियों ने अत्याचार किया। और ख़ास करके आप ये देखेंगे कि हिंदू और सिखों को तो बहुत बुरी तरह कत्ल किया गया। पाकिस्तानी कबायली जब घुसे तो उन्होंने, आप सबको इतिहास का मालूम है कि मीरपुर कोटली पुंछ में किस तरीके का उन्होंने लूटपाट की और खास करके हिंदू सिखों को जो है रातों रात कई लाख हजारों को कत्ल कर दिया। और आपको मैं और एक चीज़ बता दूं कि 1941 की जो जनसंख्या गणना हुई थी, यानी पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, उस दौर में जम्मू कश्मीर का जो मीरपुर, यानी आज जो POJK जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वहाँ की लगभग जो तादाद थी हिंदू सिखों की वो 1.5 लाख से ऊपर थी। और उस समय हिंदुओं की सिखों की तादाद इसलिए भी वहाँ पे बढ़ गई थी 1947 में कि पाकिस्तान के वेस्टर्न पंजाब से आए हुए रिफ्यूजी वहाँ पे, या नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर से आए हुए रिफ्यूजी वहाँ पे हिंदू सिख पनाह लिए हुए थे इन इलाकों में POJK के। और आप ये देखिए कि जब ये कबायली आए और वहाँ पे कुछ दहशतगर्द हर जगह होते हैं और बदमाश लोग हर जगह होते हैं, तो वहाँ पे उन बदमाशों ने उनके ऊपर कहर बरपाना शुरू किया जो लोकल वहाँ के हिंदू या सिख डोगरा थे जो POJK के। और साथ ही साथ उनके साथ बलि के बकरे फिर से एक बार जो है इस्लामिक जिहाद की बलि चढ़े वहाँ पाकिस्तान से बच के आए हुए हिंदू सिख। और पूरे इलाके को जो है कुछ ही दिनों में कबायलियों ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने मिलकर के और वहाँ के कुछ गुंडों ने, जो लोकल गुंडों ने मिलकर के उस इलाके को साफ़ कर दिया। और वहाँ से उनके कबायलियों की फ़ौज जो थी, या उनके साथ जो भी पाकिस्तानी आर्मी के लुटेरे साथ में थे, क्योंकि ये बिना कोई भी कबायली इस तरीके से हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि वो वेल ट्रेंड थे, साथ ही साथ उनके पीछे पूरी कमांड करने को पाकिस्तान की आर्मी भी साथ में चल रही थी। और उन्हीं कबायलियों ने धीरे धीरे एंट्री की कश्मीर घाटी में कुपवाड़ा के रास्ते से, और आपका नीलम घाटी जिसे कृष्णा घाटी हम कहते हैं, उस रास्ते से उन्होंने जो है प्रवेश किया कुपवाड़ा बारामूला में। और सबको मालूम आता है कि आदि के अलावा सिख थे, उनको खास करके चुन चुन के टारगेट बनाया गया और उनके घरों को जलाया गया, उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद में जो है उनका माल असबाब लूटा जाने लगा। और ये तांडव चलता रहा 22, 23, 24 और 25 तारीख तक। भारत के साथ में महाराज पहले से ही तैयार थे, मन बना हुआ था उनका, पर वो स्थिति देख रहे थे क्योंकि उस समय उनके आसपास के सारे इलाके, खास करके जो पंजाब का इलाका जम्मू कश्मीर स्टेट से टच करता था और नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर का, और बुस्टम बंटवारे के समय में इन इलाकों में कानून व्यवस्था ना के बराबर रह गई थी और लाखों हजारों लोग जो है, करोड़ों लोग विस्थापित होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो उस समय महाराजा का स्टैंड स्टिल समझौता करना कोई गलत नहीं था, क्योंकि समय आने पर वो उचित फैसला लेते अपने यहाँ की जनता के लिए, क्योंकि उन्हें जम्मू कश्मीर की जनता का हित भी देखना था। उसी हित को देखते हुए उन्होंने जो है, जब ये स्थिति देखी कि मुराहा जो आपका पावर स्टेशन था जिससे श्रीनगर को जो है पावर सप्लाई की जाती थी, कबायलियों ने उस तक को तबाह कर दिया। मतलब जो भी रास्ते में आपका पब्लिक एंटरप्राइजेज, पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब खास करके जो माइनॉरिटी सेगमेंट यानी हिंदू सिखों से रिलेटेड थी, उसको बिल्कुल ही तबाह कर दिया उन्होंने। और उसके साथ उनकी जो है कह लें ये जिहादी फौज पाकिस्तानी आर्मी की सपोर्ट से आगे बढ़ती आई और लगभग वो श्रीनगर के पास ही पहुंच चुकी थी। तो उस समय जो है आपका महाराजा ने अपनी इस विलय के प्रस्ताव को भेजा और जम्मू कश्मीर के विलय के प्रस्ताव को भारत सरकार ने, लॉर्ड माउंटबेटन जो समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने स्वीकार किया। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि ये सिर्फ 2 पेज का आपका डॉक्यूमेंट था, एक्सेशन टू इंडिया,
ये वही 2 पेजों का एक्सेशन टू इंडिया पेजों का लेटर था जैसा बाकी 545 रियासतों ने भारत के साथ विलय में किया था। और उसमें साफ स्पष्ट था कि हम अपने राज्य का भारत गणराज्य में अपना विलय करते हैं। और एक आपको ये खास बताऊं बात कि भारत का संविधान बनने के बाद ही प्रॉपर रूप में या आपका आम तौर पे भारत की जितनी भी जो पुलिस सर्विस थी या और चीज़ें थी वो भारत के अलावा इन रियासतों पे लागू पाई 1949 के बाद। तो उस समय में कोई ऐसा प्रश्न था ही नहीं कि आपका कि जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि विलय के समय में महाराजा ने आर्थिक और दूरसंचार रक्षा के 3 मुद्दे दिए थे, जबकि यही शर्त जो थी आपकी, चाहे वो त्रावणकोर की रियासत हो, चाहे वो आपका और भी भोपाल की रियासत हो, चाहे रामपुर की रियासत हो, बलरामपुर की रियासत हो, जितनी भी रियासतों ने कूच बिहार से लेकर के आपका कांगड़ा से लेकर के कपूरथला, पटियाला, जितने भी रजवाड़े थे राजस्थान तक के, उन्होंने जब उसको भारत में विलय किया तो सिर्फ 1.5 पेज का या 2 पेज का वो लेटर था जिस पर उन्होंने साइन किए और उसमें साफ लिखा था कि हम अपनी रियासत का भारत में विलय करते हैं प्रसन्नता के साथ में और भारत के शासन के इसके हम अधीन करते हैं। और 1948 के बाद 1949 के आते आते लगभग जितनी भी वहाँ के पुलिस रियासतों की अपनी जो पुलिस सर्विस थी या आपका रेवेन्यू सर्विस थी या और भी जो पब्लिक डोमेन से रिलेटेड सर्विस थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमेन्स के हिसाब से मर्ज कर दी गई। तो ये एक्सेप्शनल केस कहीं तक नहीं था, ना ही इस तरीके का प्रोटोकॉल, ना इस तरीके की किसी भी तरीके की विशेष सुविधा जिसे हमारे तथाकथित वामपंथी साहित्यकार या पाकिस्तान परस्त जितने भी हुर्रियत के गुंडे हैं या और भी ये आजकल हमारे यहाँ फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला की जो फैमिली से आ रहे हैं जनाब, और महबूबा मुफ्ती एंड गैंग, इन लोगों ने तो इसको प्रोपेगेंडा बना रखा है कि हमारी 3 चीज़ें थी, बाकियों चीज़ों पे तो हमें बाद में आगे फैसला लेना था। आप लोगों को मालूम हो कि वो सिर्फ विलय था और विलय का अर्थ यही था उस समय कि भारत के अंदर किसी भी कानून के तहत उसको आपका विलय करना होगा। ये तो 1953 में जब 370 और 35A का जो स्पेशल आर्टिकल बनाया गया तब जाकर के इन चीज़ों को अलग से आपका बनाकर रखा गया। नहीं तो कौन से स्टेट में आप बताइए कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का सेंट्रल प्रोविंशियल इलेक्शन के बाद 1946 के आखिरी। तो ये पहली दफ़ा आपका इस तरीके का इन्होंने जो है प्रोपेगेंडा तैयार किया कि भारत में जम्मू कश्मीर का तो महाराजा हरि सिंह ने पूर्णतः विलय नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात, पूर्णतः विलय के अगर हम मुद्दे को भी छोड़ें तो उस समय के जो मौजूद जितने भी वहाँ के गवाह थे, चाहे वो महाराजा कर्ण सिंह अब वर्तमान जो निवर्तमान शासक हैं जम्मू कश्मीर के, या और भी अन्य शासक हैं, इन लोगों ने कैसे भी इसी तथ्य को कभी आगे नहीं बोला ना बताया, क्योंकि एक्सेशन का मतलब यही था उस समय कि आपका भारत में विलय ही संपूर्ण विलय है, चाहे वो आपका आर्थिक रूप से हो, चाहे रक्षा रूप से हो, चाहे दूरसंचार रूप से हो। किसी भी रियासत को किसी प्रकार का स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। सिर्फ बिलासपुर की रियासत जो है सबसे बाद में मर्ज हुई क्योंकि वहाँ पे भाखड़ा जैसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, पर वहाँ पे भी भारतीय शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, प्रशासन से लेकर के कानून में और जितने भी आपके आय स्रोतों पे लागू कर दी गई। तो इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा इस विलय को लेकर के वामपंथियों ने या सो कॉल्ड पाकिस्तान सपोर्टर्स ने जो तैयार किया वो बिल्कुल ही गलत और नाजायज़ था। और आप एक ये चीज़ सोचें कि जम्मू कश्मीर के सोशल फैब्रिक को सिर्फ जम्मू कश्मीर के महाराजा या सिख ही बचा पाए। जब डेमोक्रेटिक रूल आया तो सबको मालूम आता है कि 1947 के बाद से ही, और जब जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार आई उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर का सोशल फैब्रिक बिखरने लगा। और जम्मू कश्मीर के सोशल फैब्रिक का बिखरने का सबसे बड़ा सबूत यही था आपका कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर या कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी पे या जम्मू के इलाकों को या लद्दाख के इलाकों को, वहाँ पर कश्मीर की मेजोरिटी जो कम्युनिटी थी पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट की, उसने हाशिए पे लाना शुरू कर दिया। और हाशिए पे लाने का ये मतलब था कि आप अगर पढ़े लिखे भी होंगे तो जम्मू कश्मीर में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको नौकरी के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट को छोड़ करके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ेगा। और ये हकीकत है कि जम्मू कश्मीर में 1947 में जब पलायन हुआ और खास करके कश्मीर घाटी से पलायन हुआ तो इसी रोजगार और सुरक्षा के भय से हुआ। और ये पलायन आगे भी बढ़ता चला आया क्योंकि शेख अब्दुल्ला के बाद में जितनी भी सरकारें आई तो उन्होंने सिर्फ मुसलमान पक्ष को संतुष्ट करने के लिए आपका उनकी इच्छा के अनुसार शासन को किया, शासन को आगे बढ़ाया। यानी जो डोगरा शासकों को हिंदू कह करके आप चस्पा तो कर देते कि हिंदू शासक थे, पर उनको कभी ये नहीं बताते हम लोग कि वो जब तक रहे तो उन्होंने किसी भी तरीके का माइनॉरिटी के ऊपर, खासकर हिंदू सिख माइनॉरिटी के ऊपर किसी तरीके का तशद्दुद नहीं होने दिया, चाहे वो 1931 का बट्टा लूट डे हो, जुलाई 14 का।
तो यहाँ पर अगर हमें ये देखें तो भारत में जो विलय की स्थिति बनी या विलय के जो उसमें एक्सेशन के डॉक्यूमेंट थे वो स्पष्ट और साफ थे कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय अन्य रियासतों की तरह पूर्ण था, और ये डॉक्यूमेंट सबके सामने मौजूद हैं। ये तो बाद में 1953 में जाकर के जम्मू कश्मीर को एक विशेष प्रावधान दे करके हमारे नेहरू साहब ने उस समय शेख अब्दुल्ला की यारी में पूरे ही इस मामले को पेचीदा बना दिया। और सबसे बड़ी बात आपका यहाँ ये मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर रियासत पूरी की पूरी भारत में अगर मिलती, अगर हम यूएनओ में अगर उस समय प्रधानमंत्री नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे ना जाते, क्योंकि युद्ध विराम जाकर के आपका हुआ था जून में या जुलाई में 1949 में। उससे पहले तक भारत की सेना जो है 22 अक्टूबर से के बाद यानी 26 अक्टूबर से लेकर के 1948 में जून तक आप युद्ध में पाकिस्तान की सेना से लगी हुई थी, और इस युद्ध विराम के कारण ही जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति पे ही दोनों सेनाएं अपने अपने इलाकों पे रुक गईं। अगर अब भारतीय सेना को मौका मिलता तो हम संख्या बल में भी और इक्विपमेंट के मामले में भी, चाहे टैंक हो, हवाई असलाह हो, हम उन मामलों में उनसे आगे थे। पर स्थिति आप लोगों के सामने है कि किस तरीके से सेना को रोका गया, और जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण विलय भारत में होना था, क्योंकि वो इलाके तो हमारे पास रहे नहीं, चाहे वो पाक अधिकृत कश्मीर का हो, चाहे वो आपका गिलगित बाल्टिस्तान हो, ये सारे के सारे इलाके जो हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान के कब्जे में ही रह गए। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इन इलाकों से आए हुए जितने भी हिंदू सिख शरणार्थी थे उनको कभी भी इन चीज़ों का जो उनका वहाँ वो छोड़ के आए थे कोई अधिकार ही नहीं मिल पाया। ना तो उनको कोई ज़मीन दी गई, ना उनका स्टेट में नौकरियों में कोई हिस्सा दिया गया, यानी वो जैसे लुटे पिटे आए आज भी वैसी लुटी पिटी स्थिति उनकी है। सरकारों ने खास करके वहाँ की जो राज्य सरकारें थी जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी का शासन था, उन्होंने उनको हमेशा हर उनके वाजिब हक से महरूम रखा। और ये सब बला हुई किस वजह से, धारा 370 और 35A की वजह से, और वहाँ पे जो बहुसंख्यक उस कम्युनिटी को जरूरत से ज़्यादा आपका उसको जो है आपका उनको बढ़ावा दिया गया, और उनको जो है उनका एक तरह से अपीजमेंट की गई आपका, उसका नज़रिया आज हमें ये देखना पड़ रहा है कि आज जम्मू कश्मीर में 370 के रहते रहते क्या हालात हुए। और आप ये देखिए साथ के साथ ही कि जम्मू कश्मीर में विलय के बाद भी भारत में अन्य रियासतें जैसे मिल गई, जम्मू कश्मीर आरपीसी की वजह से नहीं मिल पाया। ना तो आईपीसी लागू होती थी, ना भारत का कोई शासन का सीधा वहाँ पे लागू होता था। जबकि महाराजा हरि सिंह ने अपना उस समय जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो वो स्पष्ट यही कहना था कि भारत में इसका विलय अंतिम और आखिरी है और यही पूर्ण विलय है। सबसे बड़ी बात हम ये भी मान सकते हैं आपका कि जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि युद्ध की वजह से स्थिति असामान्य थी, और असामान्य स्थिति की वजह से वहाँ पर शासन व्यवस्था को उस चीज़ पे पटरी पर लाने में समय लगा, क्योंकि कबायलियों ने जिस तरीके का अत्याचार कश्मीर में आने के बाद, जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करने के बाद किया था, वो भारत के इतिहास में सिर्फ वेस्टर्न पंजाब में हुआ था या ईस्टर्न पंजाब में स्टेट प्रोविंस में हुआ था, जहाँ हिंदू सिखों को कत्ल किया गया जिहादी मुस्लिम लीगियों के द्वारा। और उस समय अब आप बताइए कि जिस स्टेट की इतनी डिप्राइव्ड पोजीशन होगी तो उस स्टेट को उभरने में वक्त लगेगा। तो पुलिस प्रशासन इत्यादि में भारत सरकार का पूर्णतः रोल था, परंतु धीरे धीरे शेख अब्दुल्ला के शहर में आने के बाद में जो है भारत में ये जो विलय था वो आधा और अधूरा ही रह गया 370 और 35A की वजह से, जवाहरलाल नेहरू के इस करतूत की वजह से। और आपने देखा कि 370 और 35A ने कितना कश्मीर में खोया। कश्मीर का जो सोशल फैब्रिक था वो इन मेजोरिटी कम्युनिटी के लीडरों के पास, चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती गैंग हो, या और भी कई जितने भी वहाँ पे मुख्यमंत्री आए, या जो सो कॉल्ड उस सदरे जो वजीर आजम हुआ करते थे कश्मीर रियासत के, जम्मू कश्मीर रियासत के, उन लोगों ने किस तरीके से सोशल फैब्रिक को तबाह करके रख दिया। यानी हर जगह आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी को दोयम दर्जे का बना दिया, हाशिए पे लेके आ गए, यहाँ तक कि ज़मीनें तक छीन ली। आपके जितने भी कश्मीर में बड़े बड़े बागान या ज़मीनें खेती की थी वो लैंड टेलर एक्ट के तहत एक बार नहीं दो बार जो है जम्मू कश्मीर में उस सरकार के रहते हुई जो कहने को सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक थी और मेजोरिटी कम्युनिटी के अंडर थी। तो आप खुद सोचिए कि महाराजा हरि सिंह या उनके पूर्वज जो डोगरा शासक थे, गुलाब सिंह इत्यादि, इन लोगों का शासन कितना सेकुलर और कितना सोशल था, जहाँ पे किसी भी कम्युनिटी को उसके धर्म, उसके जाति, उसके खान पान, उसके रहन सहन या उसके पहनावे की कारण से जो है कोई भी तंग नहीं किया गया, ना कभी उसको परेशान किया गया। तो ये भारत में 1926 का 1941 के सेंसस में भी स्थिति स्पष्ट होती है कि महाराजा को अपने यहाँ की प्रजा को बचाना था, चाहे वो हिंदू या सिख या मुसलमान होती। और उन्होंने
उसी उसी भारत को जो सेकुलर उस समय बना, भारत तो चाहता उस समय, अगर भारत के तत्कालीन जो शासक बने उस समय वो चाहते तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करते, तो शायद एक बार को ये पॉसिबिलिटी बनती कि भाई यहाँ पे मुसलमानों का रहना पॉसिबल नहीं है, तो मुसलमानों को जितने भी पाकिस्तान मुसलमान बहुल इलाके हैं, यानी जहाँ पाकिस्तान बना है वहाँ जाना पड़ता। आप ये देखिए कि बंटवारे के बाद भी यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान सिर्फ 60 लाख गए। तो आप एक कुछ चीज़ सोचिए कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय फिर कहाँ से गलत हुआ, और उस विलय को लेकर के पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा या पाकिस्तान परस्त हुर्रियत जैसे गुंडों का या फारूक अब्दुल्ला जैसे जो आजकल बोल रहे हैं, इन लोगों का प्रोपेगेंडा निहायत ही गलत और बिल्कुल अफसोसनाक था। पर समस्या यही रही कि हमारे यहाँ पर अपीजमेंट की पॉलिसी और नेहरू गांधी परिवार का जो अपीजमेंट का जो ये दौर था, वो भारत में उस जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्ण विलय को पूर्णतः कहीं से कहीं तक लागू नहीं कर पाया। और हमारे सामने नतीजा है 1990 का, चाहे वो विस्थापन हो, चाहे उससे पहले के भी, उसके बाद के जितने आतंकवादी गतिविधियां रही हों, सब प्रकार से जम्मू कश्मीर राज्य त्रस्त और पीड़ित रहा इस धारा 370 और इस जम्मू कश्मीर राज्य में बहुसंख्यक समुदाय के नेताओं की गुंडागर्दी की वजह से। और आज आपके सामने, आप लोगों ने, मैं आज एक पॉइंट आपके सामने और रखना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो है महबूबा मुफ्ती जो है हाउस अरेस्ट से छूटी। हालांकि हाउस अरेस्ट उनको ऐसा कर नहीं रखा था, बढ़िया आलीशान सरकारी बंगले में रह रही थी, और उन्होंने गुपकार, यानी गुपकार रोड आप सबको मालूम है कि जो है डल के पास है, और गुपकार रोड पे ये सारे इकट्ठे हुए जो अपने आप को सो कॉल्ड कश्मीर का सबसे बड़ा एक मात्र नेता मानते हैं, चाहे वो शेख अब्दुल्ला के खानदान से फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो मुफ्ती खानदान से। इन लोगों ने वहां पर बैठ करके क्या कहा कि हम धारा 370 को और झंडे को वापस लाएंगे। अब इनसे कोई ये पूछे कि तुम होते कौन हो धारा 370 को वापस लाने वाले और पाकिस्तान उस जम्मू कश्मीर रियासत के पुराने झंडे को लाने वाले। आज जो भारत में विलय है वो संपूर्ण है, और जम्मू कश्मीर का हर नागरिक स्पष्ट तौर पे यही कहता है और ये जानता है कि भारत में जो विलय हुआ है, भारत का एक ही झंडा है, भारत का एक ही निशान है और भारत का एक ही विधान है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होगा। और ये गुपकार में बैठ करके 4 गुंडों की या 5 गुंडों की फौज, में गुंडा यूं कहूंगा क्योंकि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में जब भी ये रहे, इन्होंने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को लूटा है। इन्होंने सिर्फ अपने घरे भरे और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है सिर्फ हाथ में मुफलिसी पकड़ाई या उनके हाथ में बंदूकें पकड़वा दी। इन लोगों की काहली की वजह से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद फैला, और यही लोग गुपकार रोड पर बैठ करके मीटिंग करते हैं और भारत विरोधी बयानों को देते हैं, और यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला वो चीन की मदद के लिए भी चला जाता है, जबकि सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े भाग पे जो है चीन का कब्जा है। आज तक तो उस कब्जे को छुड़ाने के लिए एक्साइज चैनल से कभी इन्होंने बात नहीं की, ना कोई बात उठाई। तो इस तरीके के ये 3-4 परिवार मिलकर के इन्होंने जो अपनी एक गैंग एक्ट बना रखा है, और जम्मू कश्मीर के विलय के संपूर्ण रूप को भी ये आज भी कोशिश करना चाहते हैं कि उसको बिगाड़ दिया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इन लोगों की इन हरकतों को भी आज के इस विलय दिवस पे हम सब जम्मू कश्मीर के जितने भी, भारत के जितने भी निवासी हैं और जम्मू कश्मीर के जो भी निवासी हैं, हम सबको एक अहद करना चाहिए कि ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। और अब कोई 370 हटने के बाद अब कोई अगर एक कोशिश करेगा तो उसको हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, या तो उसकी रवानगी पाकिस्तान के लिए करवा दी जाएगी। क्योंकि अब भारत में विलय के पश्चात जम्मू कश्मीर का जो अस्तित्व है वो भारत के तौर पे, और भारतीय वहाँ के नागरिकों का अस्तित्व भी भारतीय के रूप में है। तो अब ये इस प्रकार के सवाल उठाना, बार बार जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली की बात करना, झंडों की बात करना, ये एक तरीके से भारत के संविधान का सबसे बड़ा मजाक है। क्योंकि भारत के संविधान में स्पष्ट तौर पे आपका निर्देशित किया गया है, जो कोई भारतीय भूभाग भारतीय गणराज्य का हिस्सा है, उसमें किसी भी प्रकार का भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान के विपरीत किसी भी प्रकार के संवैधानिक नियमों का पालन अगर किया जाता है तो एक गैर कानूनी अपराध है। और यही चीज़ें आपकी जम्मू कश्मीर में 370 को लागू करके 1953 से लेकर के 2019 तक की गई। तो अब भारत का जो विलय जम्मू कश्मीर में जो भारत में विलय हुआ, ये अंतिम अकाट्य सत्य है। और इसके लिए मैं भूरी भूरी धन्यवाद पुनः करना चाहूँगा आज दिल से कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने उस वक्त अपने पूरे प्रांत को पाकिस्तानी आतंकवाद से बचाया, जिहादी कबायली जितने भी आए उनसे बचाया, और पूरे ही राज्य के सोशल फैब्रिक की उन्होंने रक्षा की। और आपके सामने रिजल्ट है कि वो जब तक रहे तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। और जैसे ही यहाँ पर शेख अब्दुल्ला जैसे मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट वाले लोग आए, या उसके अलावा और महबूबा मुफ्ती तक के लोग आए, तो हम लोगों के साथ क्या असर हुआ, कैसे हमारे उन लोगों ने 1990 में हमारी जलावतनी की, 5 लाख लोगों को सड़कों पे ले आए,
रातों रात वो अपने घरों से बेघर हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं अगर हम देखें तो हमें समझना चाहिए कि धारा 370 ने हमेशा हमें ही नुकसान के अलावा कुछ नहीं दिया। तो अब ये 370 की बात करने वाले और भारत के जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पर प्रश्न उठाने वालों के लिए जम्मू कश्मीर की प्रजा का और भारत की प्रजा का एक ही जवाब है, अब इस तरीके की अगर दोबारा हरकत होगी तो तुम्हें यहाँ से भारत या तो छोड़ जाओ या अपने आप को पूर्णतः भारतीय बना लो। तो मेरा आप लोगों से आज जो मैंने बात रखी, आप लोगों में पुनः बधाई देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है आपका, ये भारत का अभिन्न अंग था, है ऐतिहासिक तौर पे, वर्तमान में भी और हमेशा रहेगा। और आगे भी हम जितने भी भारत के वासी हैं वो जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों के साथ खड़े हैं और जम्मू कश्मीर के हमारे जितने भी निवासी हैं अपने भारत के साथ खड़े हैं। तो ये भारत का विलय दिवस की आपको बार बार पुनः बधाई। और गुपकार रोड पे बैठ करके इस गुंडा गैंग को बैठा करके जम्मू कश्मीर और भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को हमारा एक ही जवाब है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और भारत में जम्मू कश्मीर के विलय को स्वीकार करके जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना हिस्सा दो, ताकि कश्मीर फिर से खुशहाल हो, जम्मू कश्मीर फिर से आबाद हो और फिर से आतंकवाद से मुक्त होकर के आगे बढ़े और भारत की तरक्की में अपना नाम आगे करे। आप सभी को मेरे शब्दों का आपने सुना और आप जितने भी आए सुनने, सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से आपके मेरे सुनने के लिए धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आगे भी आप जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित जिन विषय किसी भी विषयों से और खासकर हमारे विस्थापित समुदाय से जुड़े हुए विषयों पे आप हमारा साथ देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। आगे भी आप सभी को विस्थापित तक की टीम की तरफ से जो है धन्यवाद। जय हिंद।